नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 11th में हमारे जो पास क्वेश्चन है वो 1 to 10 डिस्कस करने के बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, किसी गुणोत्तर श्रेणी के पदों की संख्या सम है, यदि उसके सभी पदों का योगफल विषम स्थान पर रखे पदों के योगफल का 5 गुना हो तो सार्वय अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे R निकालना है। सबसे मुझे दिया गया कि किसी गुणोत्तर श्रेणी के पदों की संख्या सम है, यानी उसमें गुणोत्तर श्रेणी में पदों की संख्या सम है, यदि उसके सभी पदों का योगफल विषम स्थान पर रखे पदों के योगफल का 5 गुना है तो सार्वय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये सवाल क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर जो 11 है आपके पास वो आपसे कह रहा है कि एक गुणोत्तर श्रेणी है आपके पास, एक गुणोत्तर श्रेणी है हमारे पास और उस गुणोत्तर श्रेणी में टोटल 2n पद हैं हमारे पास, और उस गुणोत्तर श्रेणी में 2n पद हैं तो उनका योग जो है यानी S2n है वो उसमें रखे गए विषम स्थान पे जो पद हैं, विषम स्थान पर जो पद आ रहे हैं विषम स्थान पर उनके योग का 5 गुना है, यानी S2n 5SN, n मतलब यहाँ n विषम संख्या है, ये मेरे को दिया है। तो कहने आपको पूछा गया है कि R का मान निकालिए, ये क्वेश्चन आपको देखना है। अच्छा हम यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे हम क्या डिस्कस करते हैं। देखिए 1 2 3 4 इसमें 4 पद है। अगर इसमें 4 पद हैं तो देखिए अपने पास सिंपल अगर अपन देखें या फिर और नंबर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें हमारे पास जो 4 पद आपको दिखाई दे रहे हैं, वो देखिए आपके पास क्या है। इसमें विषम स्थान पे तो ये विषम स्थान है तो 2 इसमें विषम स्थान बनते हैं अपने पास, और इस केस में देखिए अपने पास 1 2 3 4 5 6, जब अपने पास टोटल 6 यानी ये सम पद है। देखिए सम पदों का योग, गुणोत्तर श्रेणी में सम पदों का योग में दिया हुआ है और ये सम पद है 6। इसमें अगर विषम पद देखें तो 1 2 3, ये भी आपके पास 3 है। तो हमें ये समझ में आ गया कि अगर टोटल अगर सम पद हों तो उसमें देखिए 1 2 3 4 इस तरीके से बनेंगे तो n पद होंगे आपके पास, यानी किसी भी गुणोत्तर श्रेणी में जिसमें पदों की संख्या अगर सम संख्या हो तो उसमें विषम संख्या पे आने वाले जो पद होंगे वो n होंगे। यहाँ पे ये आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं, तो सबसे पहले अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहले हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि अपने पास वो गुणोत्तर श्रेणी क्या है। तो वो माना कि वो गुणोत्तर श्रेणी जिसका प्रथम पद a और सार्वय अंतर r है, तो वो जो गुणोत्तर श्रेणी है आपके पास, वो गुणोत्तर श्रेणी है वो है AR स्क्वायर AR क्यूब, और वो है आपके पास उसमें लास्ट पद क्या होगा AR 2n-1 होगा। 2n-1 क्यों? क्योंकि इसमें जो टोटल पद देखिए 2n जो है वो हमेशा आपको क्या देगा, वो आपको एक सम संख्या देगा, और 2n-1 हमें लेना है और इनका सबका सम हमें करना है। इसका हमें सबका सम हमें फाइंड करना है। तो सम देखिए क्या होगा, इसका सम अगर करें यानी SN अगर निकालें तो हो जाएगा A प्लस AR स्क्वायर प्लस AR 2n-1, इनका सम हमें निकालना है। तो सम निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल 2n टर्म थे तो SS2n हो जाएगा आपके पास 2n/2। ओके, तो इसमें आपकी गुणोत्तर श्रेणी है तो S2n का जो फॉर्मूला लगेगा आपके पास वो बनेगा ARn-1/R-1। तो उस केस में आपके पास क्या बना, S2n जो बना वो बन गया A तो A है आपके पास, R की पावर n की जगह रहेगा R की पावर 2n-1 और अपॉन में रहेगा R-1, ये आपके पास रहेगा। ये S2n हो गया। अब कह रहे हैं कि विषम स्थान पे, तो विषम स्थान पे कौन से पद हैं वो हम देखेंगे। तो आपने देखा सर कि विषम स्थान पर जो मेरे पद हैं वो है A, देखिए ये फर्स्ट दूसरा, फिर ये है आप तीसरा, तो ये बन गया AR स्क्वायर AR4, और इस तरीके से n पद होंगे ARn-1 पद होंगे आपके पास। तो इनका सबका सम में देखें तो प्रथम पद तो A है तो A तो A रहेगा, लेकिन जो सार्वय अंतर R है वो R स्क्वायर आपका यहाँ पे रहेगा। तो इसका अगर हमें सम अगर फाइंड करना हो, इसका सम अगर हमें मेरे को फाइंड करना हो तो वो देखिए क्या होगा, वो हमें यहाँ पे निकालना है। तो इसका सम यानी SN देखिए आपके पास क्या बनने वाला है, तो SN जो बनेगा आपके पास, अच्छा क्या कह रहा है अपने को कि विषम स्थान पे जो पद हमारे आने वाले हैं
तो विषम स्थान पे आने वाले पदों का जो योग है, तो इसका योग हम निकालेंगे तो Sn क्या हो जाएगा मेरे पास, Sn का जो फॉर्मूला है आपका वो बन जाएगा सर a r⁻n-1 अपॉन r-1। तो r जो है आपके पास, देखिए r क्या है, r मेरे पास r स्क्वायर है, उसकी पावर n-1 और अपॉन में है r²-1। तो Sn जो बना आपका वो बन गया सर a r⁻2n-1 अपॉन में है r²-1। तो ये जो दो सम हमने फाइंड कर लिए, हमें दिया गया है कि ये जो सम है, ये योग है, वो इसका 5 गुना है, तो वो 5 गुना मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ और इसके बाद हम निकालेंगे r की वैल्यू। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि S2n जो है वो 5 टाइम Sn विषम संख्याओं का है। तो 2n की वैल्यू ये रहेगी हमारे पास a r2n-1 अपॉन में है r-1 इक्वल्स टू है a r2n-1 अपॉन में है r²-1। तो ये 5 टाइम है, 5 टाइम। इस पार्ट से ये पार्ट कट हो गया, आपके पास ए से ए कट हो गया और यहाँ से देखिए हमारे पास क्या बना है, ये बन गया सर 1 अपॉन r-1 और ये बन गया 5 अपॉन r² को मैं लिखूँ r+1 r-1, -1 से -1 कट गया। अब इसको हमें सिंपल सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम सिंपल सॉल्व करें तो देखिए अपने पास क्या बन जाएगा, इसके बाद अपने पास बन जाएगा, इसको सॉल्व करें तो सर ये बन जाएगा 1/1, ये बन जाएगा 5r+1। तो ये बन गया आपके पास r+1 इक्वल्स टू 5 और r इक्वल्स टू बन गया आपका 5 - 1 और r इक्वल टू बन गया आपका 4। तो r की वैल्यू जो है वो 4 है आपके पास। तो r की जो वैल्यू है हमारे पास वो रहेगी 4। तो इस क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन को जिस तरीके से आपने सोल्व किया, क्या गिवन था, किस तरीके से हमने फाइंड किया वो आपके सामने है और r की वैल्यू जो है वो आपके पास 4 है। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास। तो देखिए 12 क्या है, यस तो क्वेश्चन नंबर 12 हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, एक समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पदों का योगफल 56 है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक समांतर श्रेणी, देखो दिया हुआ क्या है मेरे को, समांतर श्रेणी दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है। समांतर श्रेणी के प्रथम जो 4 पद हैं, प्रथम 4 पदों का योगफल 56 है। अंतिम 4 पदों का योगफल, अंतिम 4 पदों का योगफल 112 है। प्रथम पद 11 है, तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए क्या, एक समांतर श्रेणी हमें दी है जिसके प्रथम 4 पदों का योग 56 है, अंतिम से 4 पदों का योग आपका 112 है। प्रथम पद अगर 11 है तो वो समांतर श्रेणी निकालिए या उसमें पदों की संख्या निकालिए कि उसमें कितने पद हैं, हमें ये बता दें। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को हम अगर स्टार्ट करें तो सॉल्यूशन जो होगा आपके पास वो देखिए आपके पास क्या बना। माना कि समांतर श्रेणी की प्रथम 4 पद, माना कि प्रथम समांतर श्रेणी यानी एपी के प्रथम 4 पद क्या होंगे मेरे पास, वो होंगे सर a+d, a+2d और a+3d, ये 4 पद है। इन 4 पदों का योग मेरे को दिया हुआ है, प्रथम 4 पदों का योग 56 है, यानी a+d, a+2d और a+3d, ये जो 4 पद हैं आपके पास, इनका योग मेरे पास कितना है। अच्छा देखिए यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि 4 पद आप इस तरीके से भी ले सकते हैं और 4 पद लेने का तरीका मेरे पास एक और हो सकता है। कैसे, तो देखिए अगर कंटिन्यू मेरे को 4 पद दिए हुए हों, तो 4 पद आप देखते हैं सर एक विषम संख्या है, तो उस केस में मैं इस तरीके को किस तरीके से ले सकता हूँ। देखो इससे भी आप इजीली सोल्व कर सकते हैं क्योंकि आपके पास a है, तो आप इससे भी डायरेक्ट भी कर सकते हो। ओके, तो a+d, a+2d एंड a+3d और वो है आपका 56। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 1 2 3 4 4a और 3 5 d 6d इक्वल टू है 56। अब देखिए 4a 4 इंटू 11 6d इक्वल्स टू 56। 6d जो है वो है 56 माइनस 44। 6d इक्वल्स टू 56 में से 44 गया आपके पास, तो 6 4 2 5 4 1 ये बन गया। d इक्वल्स टू आपके पास आ गया 3। 12/6 2 आ गया, तो d की वैल्यू जो है वो 2 है आपके पास। d 2 आ गया मेरे पास। अब अंतिम से 4 पदों का योग 112 है। देखिए अंतिम पद मेरा l है, देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि अंतिम पद सपोज दैट मेरे पास l है, तो इसे जस्ट पहले वाला पद l-d होगा, l-2d होगा, l-3d होगा, तो ये अंतिम 4 पद हो गए मेरे पास।
और इनका सम, इनका योग जो मेरे को दिया हुआ है l माइनस 3d, l माइनस 2d, l माइनस d प्लस l इक्वल्स टू 1112 है आपके पास। तो देखिए क्या बन गया, l 4l 3d 2d 5d 6d माइनस 6d इक्वल्स टू 1112, 4l इक्वल्स टू 1112 प्लस 6d, तो 1112 प्लस 6 और d की वैल्यू है आपके पास 2, तो ये 112 प्लस 12, तो ये बन गया 124, ये हो गया 4l इक्वल्स टू 124 है, तो l की वैल्यू क्या होगी 124/4, तो l इक्वल्स टू बन जाएगा 331, तो l तो 31 है, l 31 है, इट मीन्स द लास्ट पद इज 31, लास्ट पद 31 है। तो मेरे को सीरीज में पता चल गया कि मेरा फर्स्ट टर्म, आपने देखा कि फर्स्ट टर्म आपके पास 11 है, लास्ट टर्म जो है आपका 31 है। अब आप d आपका 2 है, d आपका 2 है, तो आप ये हम निकाल सकते हैं कि उसमें पदों की संख्या क्या होगी। तो देखिए पदों की संख्या के लिए आप अंतिम पद निकालने का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, और अंतिम पद निकालने का फॉर्मूला यानी l या an वो होता है a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो l जो अंतिम पद है आपका वो है 31, a जो फर्स्ट टर्म है 11, फर्स्ट टर्म 11 है आपके पास, प्लस n माइनस 1 d है आपके पास वो है 2, तो यहाँ से हम n निकाल सकते हैं। तो ये हो गया 31 माइनस 11, ये हो गया n माइनस 1 और ये हो गया 2, 31 माइनस 11 हो गया 20, और ये हो गया आपके पास n माइनस 1 2, तो ये बन जाएगा आपके पास 20/2, ये हो गया n माइनस 1, ये हो गया 10, तो n इक्वल टू हो गया 10 प्लस 1, तो n की वैल्यू हो गया आपके पास 11। तो n यानी टोटल उस समांतर श्रेणी में जो पदों की संख्या है आपके पास वो 11 है। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है जिसमें हमें समांतर श्रेणी में पदों की संख्या देनी है वो आपकी 11 है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे एक सवाल सोल्व किया है। इसके बाद देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आपके पास क्या है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 करवाने से पहले मैं आपको एक टॉपिक करवाने वाला हूँ। टॉपिक का नाम होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। हिंदी में हम उसको कहते हैं योगांतरानुपात। तो देखिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि योगांतरानुपात क्या होता है। देखिए कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए हमें इस स्पेशल टॉपिक का यूज करना होगा जिसको हम बोलते हैं योगांतरानुपात। साथ में इसको हम बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये हमारा टॉपिक है आपके पास। तो हिंदी में हम देखेंगे कि सर योगांतरानुपात क्या है। आप इस तरीके से नाम देख सकते हैं कि सर योगांतरानुपात का मीनिंग क्या है। तो देखिए योगांतरानुपात, योग, अंतर और उसका अनुपात। हमें योग करना है, अंतर करना है और उसका अनुपात लेना है। दिस इज कॉल्ड योगांतरानुपात। तो आपको योगांतरानुपात समझ में आ गया होगा जिसमें हम योग लेंगे, अंतर लेंगे और उसका अनुपात करने वाले हैं। अच्छा, एक चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सपोज दैट कोई नंबर है मेरे पास a/b। तो आपको याद होगा कि प्रीमेकरण एक प्रोसेस था आपके पास, प्रीमेकरण, जिसमें हम हर में उपस्थित अप्रिमेय संख्या को परिमेय संख्या में बदलते हैं। तो हमें हर की जो संख्या है उसका हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे। ऐसा हम करते थे किसमें? ऐसा आप करते थे प्रीमेकरण में। लेकिन योगांतरानुपात में आप क्या करने वाले हैं कि ये जो संख्या है आपका, उसमें इस संख्या की आपको हेल्प लेनी है योग और अंतर करने में। किस में? इस a में। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले योग करना है यानी a प्लस बी, फिर अंतर करना है यानी a माइनस बी। तो इसको बोलते हैं आप योगांतरानुपात। और ये प्रूव्ड है कि ये जो वैल्यू देता है आपकी वो आपकी उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो योगांतरानुपात देखिए आपको कोई भी इक्वेशन है, जैसे आप देख सकते हैं कि आपके पास 2x + 3 है और आपके पास यहाँ पे 1 - x है। इसका आपको योगांतरानुपात करना है। तो आपको ये जो नीचे वाला पार्ट है, हर वाला है, वो पहले इसमें ऐड करना है, फिर इसी में माइनस करना है। यानी 2x + 3 में पहले ऐड योग करना है, योग, फिर अंतर करना है। तो 2x + 3 में से माइनस करना है -1 + x। तो ये हो गया आपका योग अंतर। योग, जहाँ पे योग है, अंतर है और उसका अनुपात है। पहले हमने योग किया, फिर हमने अंतर किया, फिर उसका अनुपात है। इसको बोलते हैं योगांतरानुपात। तो सबसे पहले आपने ये समझा कि ये योगांतरानुपात क्या है, किस तरीके से करते हैं, और इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सोल्व करने के लिए हम किस टाइप की प्रॉब्लम्स को इनका यूज करेंगे, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए योगांतरानुपात जो टॉपिक है वो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपके पास। यदि a + bx/a - bx
बी प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स, सी प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस डी एक्स। जहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0 है तो दिखाइए कि ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में है। क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको ये बताया गया है कि ये जो दिया गया है इसके साथ आपको ये दिखाना है कि ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी जीपी में है। अगर ये गुणोत्तर श्रेणी में है तो क्या होना चाहिए, ये गुणोत्तर श्रेणी में है तो सर बी अपॉन ए, सी अपॉन बी और डी अपॉन बी कोई रेशियो फिक्स अनुपात होना चाहिए। तो फिक्स अगर अनुपात होगा तो ये तीनों चीज़ें बराबर होंगी। अगर मैं ऐसा सिद्ध कर पाऊँगा तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो है इसके तो ए बी सी ऐसा अगर होता है तो मैं कह सकता हूँ कि ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में है। इसकी आपको हेल्प लेनी है। तो ये जो दिया हुआ है इसमें आपको योगांतरानुपात लगाना है। तो देखिए योगांतरानुपात है कि आपके पास सबसे पहले आपको तुरानुपात वही आपको समझना है कि योग और अंतर का अनुपात कुछ नहीं करना आपको। यह ए प्लस बी एक्स है, इसमें पहले ये नीचे वाला ऐड करना है यानी ए माइनस बी एक्स अपॉन फिर ए प्लस बी एक्स में ये माइनस करना है तो माइनस ए प्लस बी एक्स। इसके बाद देखिए ये बन गया आपका बी प्लस सी एक्स, इसमें ये ऐड करना है यानी बी माइनस सी एक्स अपॉन फिर अंतर करना है तो बी प्लस सी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स। फिर देखिए क्या है आपके पास सी प्लस डी एक्स प्लस सी माइनस डी एक्स अपॉन में जो है वो है सी प्लस डी एक्स माइनस सी प्लस डी एक्स। ये हमने कर दिया योगांतरानुपात। योगांतरानुपात के बाद देखिए क्या बना, तो देखते हैं सर बी एक्स से बी एक्स कट हो गया, आपके पास ए से ए कट हो गया तो ऊपर जो बना वो बना 2a अपॉन बी एक्स अपॉन में है आपके पास यहाँ से देखिए सी एक्स से सी एक्स कट है, बी से बी कट है तो आपने देखा सर ये बन गया 2b अपॉन सी एक्स 2c x ये आपके पास बना। देखिए 2a 2bx बना, 2b अपॉन 2cx बना। इसमें से अपन देख सकते हैं ये dx से dx कट है, यहाँ से c से c कट है तो ये बन गया 2c अपॉन नीचे dx तो 2dx ये आपका बना। यहाँ से आप देख सकते हैं 2 से 2 कट हो रहा है, 2 से 2 कट हो रहा है, 2 से 2 कट हो रहा है तो ये बन गया आपका a अपॉन x, a अपॉन bx, b अपॉन cx और c अपॉन dx। अब देखिए अक्स पूरे में अक्स कॉमन है तो अक्स कट हो जाएगा तो क्या बन गया आपके पास, ये बन गया a अपॉन b अपॉन c एंड c अपॉन d। ये रेशियो आपका बना और ये रेशियो देखिए ऐसा है आपके पास, अगर ये रेशियो इक्वल है इट मीन्स इसका मतलब है कि a b c d आपके गुणोत्तर श्रेणी में है। इसका साफ साफ हमारे पास ये मतलब होता है कि ए बी सी डी हमें गुणोत्तर श्रेणी में है। देखिए यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट हमने सीखा है कि हमने जो टॉपिक सीखा है सबसे पहले कि योगांतरानुपात क्या है, हमने वो यहाँ पे समझने की कोशिश की है। उसके बाद योगांतरानुपात समझने के बाद हमने ये देखा है कि कोई भी अगर 3 नंबर्स ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में हैं तो किस तरीके से हमें उनको सॉल्व करना है वो यहाँ पे हमने डिस्कस किया है और कैसे हमने इसको सॉल्व किया है वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए योगांतरानुपात जो टॉपिक है आपका वो आपको सबसे पहले यहाँ पे समझने की जरूरत थी और वही हमने यहाँ पे कोशिश की है कि आपको बताने की योगांतरानुपात क्या है। तो देखिए अगेन ये जो ट्यूशन के बाद ये जो टॉपिक है योगांतरानुपात, ये अगर किसी बच्चे के अभी भी नहीं समझ में आया तो हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि योगांतरानुपात क्या है। सपोज दैट अगर कोई नंबर है आपके पास c अपॉन d तो इसका योगांतरानुपात क्या होगा, एक बार इसमें ऐड करना है c, उस c में से ही माइनस करना है। देखिए सबसे पहले जो नीचे वाला पार्ट है वही ऐड होगा और वही माइनस होगा किसमें, ऊपर वाले नंबर में। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि ऊपर वाले नंबर में ऐड होगा और उसी में माइनस होगा और उसी का ही अनुपात लिया जाएगा। इसको बोलते हैं आपका योगांतरानुपात। तो एक बार आपने योग किया, एक बार आपने अंतर किया। इसी तरह से और देख सकते हैं आप, जैसे आपके पास देखना है कि सर 2a अपॉन 5x, इसमें मेरे को योगांतरानुपात लगाना है तो आप कुछ नहीं करेंगे, 2a एक बार इसमें ऐड करेंगे और 2a में से ही आप माइनस करेंगे। तो ये है आपका पार्ट जिसको हम कहते हैं योगांतरानुपात। तो देखिए योगांतरानुपात आपको अच्छे से अगर समझ में आ गया होगा, इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी जगह हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये है हमारे पास योगांतरानुपात।